हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अगला नया पीवाईक्यू सेशन। आज इसमें फिर से मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेकर आई हूँ जो आपके जुलाई में आए थे। तो आपको आंसर बताना है और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। पहला क्वेश्चन है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है थीम, सेकंड है सेटिंग, थर्ड है कथानक या प्लॉट, फोर है क्लाइमैक्स या अंत। ये एक स्टोरी से रिलेट करता है कि एक जो कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, स्टोरी में ही ये चारों चीज़ें मिलेंगी आपको, क्योंकि स्टोरी कहीं ना कहीं एक थीम पर बेस होती है। थीम, फिर उसकी एक सेटिंग होती है। सेटिंग क्या होती है, इस सेटिंग में कहानी से रिलेट करता क्या टाइमिंग होगी, कौन सा प्लेस होगा, इन्वायरमेंट कैसा रखना है हमने, तो ये चीज़ें आपके सेटिंग में बताई जाती हैं। कथानक, प्लॉट, प्लॉट क्या होता है कि इस प्लॉट इसमें ये बताया जाता है कि जो आपकी स्टोरी है, स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी और फिर इसका एंड कैसे होगा और उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, वो सारी चीज़ें आपके प्लॉट में या कथानक में बताई जाती हैं। क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स लास्ट में एंड, कि स्टोरी का एंड कैसे हुआ, स्टोरी का एंड किस बात से हुआ, उसमें कौन सी घटना थी। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल ही गएगा, आई होप, है ना। तो आपका आंसर हुआ इसमें सेकंड, सेटिंग। सेटिंग में हमें समय, स्थान और वहाँ के इन्वायरमेंट के, कहानी के इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापिका ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक, किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा। शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और बातचीत का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, आप देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं। किसी को तो कस्टमर बना दिया, किसी को प्रॉपर्टी डीलर बना दिया, किसी को मकान मालिक बना दिया और किसी को किराएदार बना दिया। ठीक है, तो एक अभिनय करवाया जा रहा है। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है आपका रोल प्ले, सेकंड है ड्रामा, तीसरा है अभिनय और फोर्थ है आपका निर्देशन। समझ गए होंगे कि इस यहाँ पर टीचर क्या करवा रही है, हर किसी के रोल का अलग अलग से प्ले करवाया जा रहा है। तो रोल प्ले करवाया जा रहा है यहाँ पर, टीचर रोल प्ले कर रही है, कोई ड्रामा नहीं करवा रही है। ड्रामा तो ऐसे होता अगर टीचर पहले ही पूरी एक टॉपिक लेती, एक थीम लेती, उस थीम पर पूरे बच्चों की प्रैक्टिस करवाती और फिर बाद में वो कहीं जाकर उसको प्ले करते। अभिनय की कक्षा भी नहीं है, भाषा की कक्षा, अभिनय की कक्षा नहीं होगी, निर्देशन भी नहीं होगा, निर्देश थोड़ी दे रही है। तो रोल प्ले टीचर यहाँ पर करवा रही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हुआ राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल टिकट आदि लाती है। वह अध्यापन के लिए क्या कर रही है, न्यूज़पेपर ले आई, कोई मेन्यू होगा खाने का वो ले आई, कोई रेल टिकट ले आई। पहला ऑप्शन है वह अध्यापन को और अधिक वास्तविक उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। वह अपने विद्यार्थियों को भाषी संदर्भ में मदद करे। बहुभाषिक तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी सीखने वाली बात भी नहीं यहाँ हो रही। वह विद्यार्थियों को जागरूकता में लाना चाहती है। ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है और आपका फर्स्ट ऑप्शन भी। इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट होगा हम उसी ऑप्शन पे आंसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ टीचर क्या कर रही है, रियल ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ रही है, रिलिया को लेकर आ रही है, जो वास्तविक सामग्री है उसको लेकर आ रही है। वो चाहती है कि क्लास में बच्चे इंटरेस्ट के साथ सुने। वो वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का उपयोग कर रही है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाते समय हम कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है इनमें से। अब देखिए, कल मैंने आपको लिसनिंग स्किल का करवाया था, श्रवण कौशल करवाया था, लिसनिंग स्किल करवाई थी। अब उसी का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप इसका आंसर दोगे। मैं फिर भी ऑप्शन पढ़ देती हूँ। पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग को थोड़ा रोकना, पॉज देना। सेकंड है बोलने की गति। थर्ड है वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला या पुरुष। और थर्ड है वक्ताओं की संख्या। ठीक है, अब इसका आंसर आप देंगे कि क्या इनमें से महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम लिसनिंग स्किल की बात करते हैं, बच्चों को लिसनिंग स्किल सिखाते हैं, श्रवण कौशल बच्चों में अगर विकसित करना चाहते हैं, तो कौन सा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुभाषिकता के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है बहुभाषिकता के लिए। बहुभाषिकता क्या होती है, जहां पर हम बहुत सारी भाषाओं का, मल्टी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है संप्रेषण से सामाजिक संबंधितता स्थापित करना। सेकंड है अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना। तीसरा है विविधता से भरे समाज में एक भाषा नीति
अपनाने चाहिए। फोर्थ है भाषा, अस्मिता और संस्कृति के भिन्न भिन्न अस्तित्व रहते हैं। देखिए सेकंड तो है ही नहीं, अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली नहीं दे, क्योंकि हमने सब भाषाओं को सम्मान करना है। थर्ड, विविधता भरे समाज में एक भाषा की नीति भी नहीं अपनानी हमने। फोर है भाषा, अस्मिता, संस्कृति के भिन्न भिन्न अस्तित्व, नहीं भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हुआ राइट की संप्रेषण से सामाजिक संबंध स्थापित हो। जब भी हम बहुभाषिकता की बात करेंगे, मल्टीलिंग्विज्म की बात करेंगे, अगर हमें एक से ज़्यादा भाषाएं आती होंगी, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ईजिली ढल जाएंगे और जहाँ पर भी जाएंगे हम अच्छे दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो प्राइमरी फंक्शन तो यही हुआ बहुभाषिकता का, कि हम समाज में अच्छे संबंध आराम से स्थापित कर पाएंगे, संप्रेषण कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मल्टीलिंग्विज्म में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ राइट इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा में कौन से कौशल ग्राह्य कौशल है? ये भी मैंने कल आपको करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण और बोलना, सेकंड है बोलना और लेखन, थर्ड है पठन और लेखन, फोर्थ है श्रवण और पठन। ये आंसर भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, लिस्निंग स्किल से है, लिस्निंग स्किल से रिलेट करता है, श्रवण कौशल से। ग्राह्य कौशल कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे, मैसेज में कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में। श्रवण में क्या शामिल है? ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार कोडिंग करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु के ज्ञान का प्रयोग करना, फोर्थ है ध्वनियों को पहचाना और उनके अर्थ को निकालना। ये भी लिसनिंग स्किल से रिलेट करता है, इसका आंसर भी आप मुझे देंगे। 3 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का है, मिलान करना है। कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है और नीचे विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको ऑप्शंस छांटने हैं। पहला आपका कॉलम ए में आएगा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, बी प्रत्यक्ष विधि, सी व्याकरण अनुवाद और डी वेस्ट की नवीन विधि। कॉलम बी में फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के रूप में भाषा, सेकंड है मौन पठन, थर्ड है लिखित साहित्यिक सामग्री, फोर्थ है व्याकरण को आज्ञानात्मक तरीके से पढ़ना। इनका ऑप्शन आप पढ़िए कि इसमें आंसर कौन सा आएगा आपका। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। संप्रेषणात्मक शिक्षण मौन पठन से रिलेट करता है, प्रत्यक्ष विधि आपकी व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना, व्याकरण अनुवाद विधि आपकी लिखित सहायक सामग्री और डॉक्टर वेस्ट की नवीन विधि है आपकी सामाजिक रूप से स्वीकृति और संदर्भ के रूप में भाषा। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आंकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? विधि प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रशिक्षण का प्रभाव, वॉशबैक इफेक्ट, तीसरा है कक्षीय प्रभाव और फोर्थ है आपका पुनर्बलन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा? देखिए ये कह रहा है कि अध्यापक शिक्षार्थी और सामग्री, इसका एक टेस्ट है, टेस्ट और एक आंकलन करना है, असेसमेंट करना है। जब असेसमेंट का हम असेसमेंट करते हैं, आंकलन करते हैं, तो उसका प्रभाव क्या कहलाएगा? उसका प्रभाव कहलाएगा आपका भाषा प्रशिक्षण का प्रभावी, यानी कि वॉशबैक इफेक्ट। ये आपका सेकंड ऑप्शन हुआ इसमें राइट। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि वह, पहला ऑप्शन है बच्चे को संस्कृति और भाषा को महत्व देते हैं, दूसरा अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, तीसरा बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं, फोर्थ ऑप्शन है प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। विद्यार्थियों की योग्यता द्विभाषावाद का अनुसरण करना, जब वो दूसरी भाषा से बात करते हैं, अनुवाद करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों को संस्कृति और भाषा को महत्व देते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। जितने भी सारे ऑप्शन हैं, संस्कृत ये अंग्रेजी शिक्षण पद्धति को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, ये रोंग है। तीसरा ऑप्शन बच्चे की भाषा को समुन्नत करता है, उनकी संस्कृति को नहीं, यहाँ भी संस्कृति को नहीं करता लेकिन संस्कृति को करता है। तो नेगेटिव फॉर्म में आए हैं तीनों के तीनों ऑप्शन, सिर्फ एक ही पॉजिटिव फॉर्म है आपकी, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही पॉजिटिव फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन है भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, ताल, बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा? ये तीनों ही एक ऐसी आपकी लैंग्वेज से रिलेट करते हैं जहां आपको स्वर के बारे में भी, ताल कैसी होगी, कहाँ हमें इंटोनेशन देना, बालाघात होता है इंटोनेशन देना, लय होती है रिदम, राइम, ठीक है, कि कैसी लय का यूज़ करना है, तो वो किस में कहाँ यूज़ होती हैं ज़्यादा, काव्य में,
छंद शास्त्र में, ध्वन्यात्मक में या प्रशासनिक अध्यादेश में। छंद शास्त्र में आपके ये तीनों ही चीज़ें, चारों ही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन हुआ राइट, छंद शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, भारत का संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है। ठीक है। भारत का संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, यह भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। आधुनिक नहीं है, प्राचीन भारतीय भाषा है संस्कृत हमारी। फोर्थ ऑप्शन है, हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंगुआ फ्रैंका है। बिल्कुल ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन हुआ इसमें राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी और ग्रुप बनाकर उन्होंने एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक को एक विज्ञापन को प्रस्तुत किया। किस तरीके से भाषा सीखना कहलाएगा? इस तरीके से जो भाषा सीख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सहयोगात्मक अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक या प्रतिद्वंदिता, तीसरा है भाषाई खेल और फोर्थ है निर्देशन और परामर्श। तो आपका होगा ये सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि यहाँ पर वो कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं। जहाँ ग्रुप की बात आती है, ग्रुप में वो हमेशा कोलेबरेट करके यानी कि सहयोग करके वो लर्निंग करेंगे, तो उसे सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने बच्चों को अखबारों से जुड़ी शब्द समूह से परिचित कराने का काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि टीचर ने बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिया और उसमें कहा कि जो वर्ड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनको बोला कि वो इस पाठ को पढ़ें और उन ग्रुप्स को परिचित हुए, उन ग्रुप्स को याद करें जो वर्ड्स हैं, समूह हैं, जो ग्रुप का न्यूज़पेपर से रिलेट करता है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि हमेशा आपके जब स्कूल में देखा होगा कि असेंबली जब होती है, असेंबली में न्यूज़पेपर रीडिंग करवाई जाती है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि बच्चों को एक तो वर्ड वोकैब बढ़े, शब्द भंडार बच्चों का बढ़े। जितने ज़्यादा बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसको नॉलेज मिलेगी, वर्ड वोकैब बढ़ेगा और उसकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप होगी, नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी बच्चे को। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? पहला है शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, दूसरा व्याकरण सामग्री से परिचित कराना। अखबार से जुड़ी हम जो वर्ड्स के ग्रुप हैं उनके बारे में बात करें तो व्याकरण के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन है, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना। यहाँ पर हम अवकाश की छुट्टियों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। फोर्थ है, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। यहाँ जो समालोचनात्मक चिंतन है वो भी विकसित नहीं कर रहे, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हुआ राइट, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना है हमने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? किसने कहा? पहला है उपयोगितावादी, दूसरा व्यवहारवादी, तीसरा संज्ञानवादी और फोर्थ है अंत्यक्रियावादी। तो किसने कहा है कि मौखिक और अमौखिक दोनों भाषाएं ही एक हैबिट फॉर्मेशन की बात करती हैं। हैबिट फॉर्मेशन की बात कौन करता है? आपके व्यवहारवादी हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं, आदत निर्माण की बात करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन हुआ राइट ऑप्शन। तो ठीक है, आज के इतने ही PYQ थे। अगले सेशन में फिर आपसे बात होगी, तब तक की पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।